हेलो दोस्तों। तो आज हम 10th के पहला चैप्टर इतिहास में शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी का अग्रवाल स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। तो आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, मैं रवि कुमार इतिहास विषय का फैकल्टी मेंबर हूं, और आइए हम लोग एक छोटा सा फ्रांस की क्रांति और फ्रांस में राष्ट्रवाद जैसे टॉपिक को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लिखा हुआ है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद और फ्रांस की क्रांति। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। क्या समझेंगे? राष्ट्रवाद क्या होता है। तो आसान भाषा में समझिए कि अपने देश के बारे में सोचना, अपने देश के बारे में, अपने देश के बारे में सोचना राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने देश के बारे में सोचना राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कैसे हम लोगों को सोचना है? पॉजिटिव सोचना है। कैसा सोचना है? पॉजिटिव सोचना है। यानी कहने का मतलब है कि अपने देश के बारे में सकारात्मक भाव रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो अगला इसमें देखेंगे हम लोग कि फ्रांस की क्रांति और फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। उदय इसका देखेंगे। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद का जो उदय था वो 1789 की क्रांति से शुरू होती है। 1789 ईस्वी में एक क्रांति होती है, और उसी क्रांति को हम लोग कहते हैं फ्रांस की क्रांति। क्या कहते हैं? 1789 में एक क्रांति होती है, और उसी क्रांति को हम लोग कहते हैं फ्रांस की क्रांति। क्या कहते हैं? फ्रांस की क्रांति। अब ये शुरू कैसे होती है? उस समय 1789 के आसपास आते आते फ्रांस में तानाशाही व्यवस्था बढ़ चुकी थी। कैसी? तानाशाही व्यवस्था बढ़ चुकी थी, और उस तानाशाही व्यवस्था के दौरान शासक था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां था। ये सभी आप लोगों को एनसीईआरटी में सब बातें मिल जाएंगे। सिर्फ हम लोगों को संक्षिप्त में समझना है कि फ्रांस की क्रांति क्या हुआ था। अब शासक लुई 16वां था, और फ्रांस की जनता को वो क्या करता था? बहुत तबाह कर दिया था। क्या कर दिया था? तबाह कर दिया था। यानी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, यानी ये चारों टर्म में बुरी तरह से फ्रांस की स्थिति खराब हो चुकी थी, और जनता क्या? त्रस्त हो चुकी थी। किससे? लुई 16वां से। तभी लुई 16वां को हटाने के लिए एक नेता आता है, और उन्हीं नेता के बारे में हम लोग कहते हैं कि वो नेता का नाम रहता है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम रहता है? नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिए, लुई 16वां फ्रांस में बैठा हुआ है, और इसे हटाने के लिए एक नेता का उदय हो रहा है। यानी लुई 16वां को हटाने के लिए, एल 16वां को हटाने के लिए कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट आता है। और नेपोलियन बोनापार्ट कौन? नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम आता है। अब नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम आता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे कि इसका जन्म कब हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 1769 में। कब हुआ था? 1769 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और ये जैसे ही 20 साल का होता है, इसमें प्लस करेंगे, और यहाँ पर 1789 का टर्म आता है, तो ये फ्रांस की क्रांति हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट 20 वर्ष की अवस्था में फ्रांस की क्रांति में भाग लेता है, और किसको? लुई 16वां को पद से हटाने में मदद करता है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या क्या होता है। कहानी ऐसे शुरू होता है कि जैसे कि अब नेपोलियन बोनापार्ट है, तो नेपोलियन बोनापार्ट है, तो अकेले ही तो लुई 16वां को नहीं हटाया होगा। लुई 16वां को हटाने में उसका अकेले ही योगदान तो नहीं हुआ होगा। इसके साथ क्या? लुई 16वां को हटाना है तो इसके साथ चाहिए जनता, और जनता को एकत्र करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्रवाद की भावना विकसित करता है, और यही भावना हमारा फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कहलाता है। और राष्ट्रवाद की भावना विकसित करता है, तो इसमें क्या क्या टर्म आते हैं? समानता, बंधुता, समानता, बंधुता और अखंडता। ये दो बातें उत्पन्न होते हैं कि हम लोग एक राष्ट्र के हैं, तो हम के बीच में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, और जो हमारा फ्रांस है वो टूटे नहीं। फ्रांस क्या है? टूटे नहीं। और ये टर्म देता है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही ये टर्म देता है, तो फ्रांस में किसका उदय होता है? फ्रांस की क्रांति का उदय होता है। और फ्रांस की क्रांति का उदय होना यानी कहने का मतलब है कि लुई 16वां का हट जाना। अब इसी में आप लोग पढ़ते होंगे कि लुई 16वां को हटाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट एक और काम करता है। क्या काम करता है?
हम लोग देखते हैं कि एक कारागाह होता है, एक कारागाह होता है, उस समय बास्तिल की कारागाह, क्या होता है, बास्तिल की कारागाह होता है, कारागाह यानी सामान्य भाषा में बास्तिल की जेल होता है। इस जेल को नेपोलियन बोनापार्ट तोड़वाता है, क्या करवाता है, इस जेल को नेपोलियन बोनापार्ट तोड़वाता है। और यहाँ पर जो कैद थे, कौन थे, नागरिक थे, नागरिक थे किसके, फ्रांस के कैद नागरिक थे, किसके, फ्रांस के जो कैद नागरिक थे, वो जैसे ही बास्तिल की कारागाह में से निकलते हैं, वो क्या करते हैं, लुई 16वां के मारने के लिए यानी लुई 16वां को समाप्त करने के लिए टूट पड़ते हैं। अभी हमने बताया था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट अकेले फ्रांस की क्रांति नहीं करता है, उसके साथ जनता भाग लेगी, वो राष्ट्रवाद की भावना विकसित करेगा, समानता, बंधुता, अखंडता जैसे बातों को वो बीच में लाएगा। फिर बास्तिल की कारागाह टूटेगी और जैसे ही जेल से कैदी रिहा होंगे वो लुई 16वां पर टूट पड़ेंगे। अब यहीं पर जब लुई 16वां की हम बात कर रहे हैं कि लुई 16वां को गद्दी से हटाना है, तो लुई 16वां को जनता घेर लेती है। अब ये जनता घेर ली और इस जनता के नेता कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट है। अब जनता घेर लेती है और कहा जाता है कि लुई 16वां के साथ साथ उसकी पत्नी और उसके बच्चे, पत्नी और उसके बच्चे को गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है। किस पर, गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। अब गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है, ये बात आपको एनसीईआरटी में लिखेगा कि गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है। तो ये अब गिलोटीन क्या है, तो गिलोटीन हम लोग साधारण भाषा में समझेंगे कि उस समय गिलोटीन, जनता चारों तरफ से लुई 16वां को घेर ली थी, जनता चारों तरफ से लुई 16वां को घेर ली थी और गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है। तो जैसे ये दो खंभा हुआ, मेरा इधर से दो खंभा हुआ और इस खंभा में एक धारदार प्लेट ऐसा लगाया रहता था, ये लोहा का प्लेट, धारदार लोहा का प्लेट ऐसे लगाया जाता था और इस धारदार प्लेट को धागों में इधर से बड़े तार में लपटा रहता था। और यहाँ पर लुई 16वां के यहाँ सर क्या कहने का मतलब, लुई 16वां का यहाँ सर नीचे रखकर और उसके पत्नी और बच्चे सबका सर रखकर अचानक ऊपर से ये प्लेट गिरा दिया जाता था। अब जैसे ही प्लेट गिरेगा तो सर धड़ से अलग हो जाएगा, क्या होगा, गिलोटीन का गिरना कहने का मतलब क्या, कि गिलोटीन पर चढ़ाना कहने का मतलब क्या कि उस घड़ी फांसी की व्यवस्था कुछ नहीं थी, फ्रांस में फांसी का व्यवस्था ऐसा नहीं था कि हम फांसी पर चढ़ा दिया, गिलोटीन पर चढ़ाया जाता था। यानी दो बड़े खंभों के बीच में एक धारदार प्लेट लाकर लुई 16वां का सर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे को सर रख दिया गया और वो शरीर से सर को अलग कर दिया गया। यही हमारा क्या कहलाता था, गिलोटीन कहलाता था। अब देखिए, अब ये जैसे ही गिलोटीन पर चढ़ जाएगा तो अब यहां से तानाशाही व्यवस्था का कुछ समय के लिए समापन हो जाएगा। अब 1789 की क्रांति हो गई, 1789 की क्रांति की हो गई, उसके बाद लुई 16वां को लोग मार दिया, लुई 16वां को मार दिया लोग। तो लगभग कहा जाता है आगे चलकर कि ये 1789 के लगभग कितना, लगभग आपका हो जाएगा 15 साल, लगभग 15 साल बाद इसमें मिलेगा, लगभग 15 साल बाद क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट राजा बनता है, नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम राजा बनता है। अब नेपोलियन बोनापार्ट राजा बनता है तो कब राजा बनता है, तो यहाँ पे देखिए नेपोलियन बोनापार्ट राजा कब बनेगा, ये राजा बनेगा 1804 में, कब बनेगा, 1804 ईस्वी में राजा बनेगा। और राजा बनते ही 1804 में एक नेपोलियन कोड बनाएगा, नेपोलियन कोड बनाएगा। यानी राजा बनने के साथ नेपोलियन बोनापार्ट एक लेटर जारी करता है और इसी लेटर को हम लोग कहते हैं नेपोलियन कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपोलियन कोड कहते हैं, यानी नेपोलियन संहिता, क्या कहते हैं, नेपोलियन संहिता कहते हैं। तो याद रखिएगा लोग कि 1789 की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट एक नेता के रूप में उभरता है, लेकिन राजा वो तत्काल नहीं मारता है। फ्रांस की क्रांति के बाद ये इसका कहानी खत्म, लुई 16वां का कहानी खत्म, इसका उदय हुआ नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम का। अब नेपोलियन बोनापार्ट
प्रथम का उदय तो हुआ, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट तुरंत राजा नहीं बनता है। लगभग 15 साल बाद, यानी 14 से 15 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में राजा बनता है। और राजा बनने के साथ ही एक लेटर जारी करता है। उस लेटर का नाम रहता है नेपोलियन कोड, यानी नेपोलियन संहिता। यानी इस कोड के अनुसार अब फ्रांस की जनता जीवन निर्वाह करेगी और इसी कोड के अनुसार अब फ्रांस चलेगा। अब 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। नेपोलियन बोनापार्ट राजा बन जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट राजा बनता है, नेपोलियन कोड जारी हो गया। अब फ्रांस अपना सामान्य स्थिति में चलने लगा। अब जैसे ही फ्रांस अपनी सामान्य स्थिति में चलने लगा, तब तक इधर ऑस्ट्रिया जो था इस बात से खुश नहीं था। कौन खुश नहीं था? ऑस्ट्रिया जो था इस बात से खुश नहीं था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। अब यही ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने नेपोलियन बोनापार्ट जो 1804 में राजा बनना है, उसके विचारों से वो खुश नहीं है। अब इसको हटाने के लिए, किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को हटाने के लिए किसका उदय होगा? मेटरनिक का उदय होगा। और मेटरनिक चलकर एक मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग का नाम रहता है, क्या नाम रहता है? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन। क्या नाम रहता है? वियना सम्मेलन। या फिर इसी को कहते थे, वियना सम्मेलन को वियना कांग्रेस कहते थे। ये आपको किताब में मिल जाएगा। और ये वियना कांग्रेस आता है कब? वियना कांग्रेस आपका आता है 1815 में। 1815 में ये वियना कांग्रेस आते हैं। और इस वियना कांग्रेस में देखिए कौन कौन शामिल होता है। एक तो ऑस्ट्रिया शामिल होता है, और उसके बाद रूस शामिल होता है, उसके बाद फ्रांस शामिल होता है, और उसके बाद ब्रिटेन शामिल होता है। अब ये चारों देश मिलकर, ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन मिलकर वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक मीटिंग बुलाता है जिसका नाम रहता है वियना कांग्रेस। और उस मीटिंग में ये तय करता है कि नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध करना है। और इस युद्ध का नाम होता है वाटरलू का युद्ध। अब ये युद्ध होता है कब? 1815 में। युद्ध का नाम रहता है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध होता है। और इस वाटरलू के युद्ध में कौन कौन लड़ रहा है? एक तरफ से ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये चार एक तरफ से भाग लेता है। और इधर से अकेले कौन? नेपोलियन। और इस युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। क्या होता है? हार जाता है। और जैसे ही इसका 1815 के वाटरलू के युद्ध में हार होती है, और इस हार के बाद इसे कैद कर लिया जाता है। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम को कैद कर लिया जाता है। और इसे कैद करके कहाँ भेज दिया जाता है? कैद करके आपका भेज दिया जाता है। वहां पर एक द्वीप रहता है, उस द्वीप का नाम रहा है सेंट हेलेना द्वीप पर। सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट को कैद करके कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। और इस द्वीप पर लगभग कहा जाता है कि 6 वर्ष जिंदा रहता है। कौन? नेपोलियन। और 6 वर्ष नेपोलियन जिंदा रहने के साथ 1821 में इसका मृत्यु हो जाता है, डेथ कर जाता है। कौन? नेपोलियन। तो हमारा नेपोलियन की कहानी यही था। और फ्रांस की क्रांति यही था कि 1789 में फ्रांस की कहानी या क्रांति हुई। और उस कहानी को हम लोग सुने। और आगे चलकर क्या हुआ? नेपोलियन का उदय हुआ। नेपोलियन 1804 में राजा बना। राजा बनने से खुश नहीं था। कौन? ऑस्ट्रिया खुश नहीं था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। और चारों को इकट्ठा करता है वियना कांग्रेस 1815 में। 1815 में ही होती है क्या आपका? 1815 में ही होती है वाटरलू का युद्ध। और इस वाटरलू के युद्ध में हार जाता है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट को हार जाता है तो इसे कैद करके कहां भेज दिया जाता है? सेंट हेलेना द्वीप। और सेंट हेलेना द्वीप पर वो जैसे ही जाता है तो 6 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और उससे पहले हम लोग पढ़े कि तानाशाही व्यवस्था किसका था? लुई 16वां को। और लुई 16वां को हराने के लिए कौन आता है? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही आता है तो उसका जन्म के बारे में हम लोग पढ़े। और जन्म उसका कब होता है? 1769 में उसका जन्म होता है। और जन्म के 20 साल बाद जब वो 20 साल का होता है तो फ्रांस की क्रांति होती है और लुई 16वां का अंत होता है। और इसमें हम लोग देखे थे कि क्या? बास्तिल की कारागाह तोड़ा जाता है। और बास्तिल की कारागाह तोड़कर फ्रांस की क्रांति का उदय होता है। और इस तरह हमारा फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट की क्रांति
समाप्त होता है। और राष्ट्रवाद के बारे में बता दिए कि अपने देश के बारे में अच्छा सोचना, ये राष्ट्रवाद होता है। और नेपोलियन पहली बार फ्रांस में सोचा था, समानता, अखंडता, बंधुता जैसे टर्म लाया था और जनता को जागरूक किया था, और जनता को जागरूक करके यही फ्रांस की क्रांति हुई। और इसी फ्रांस की क्रांति से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इटली का एकीकरण होगा, इसी फ्रांस की क्रांति के आधार पर आगे चल के जर्मनी का एकीकरण होगा। और जब ये फ्रांस की क्रांति हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, एक एक बातों को ध्यान से जब किताब में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, तो इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मेजनी, विक्टर एमेनुअल, काउंट काबूर का नाम आएगा, और उन लोगों के विचारों को लेकर ये भारत की आजादी होगी। तो इस प्रकार हमारा ये फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में राष्ट्रवाद का टॉपिक खत्म होता है। तो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमको सपोर्ट करें और इस संस्थान को भी सपोर्ट करें। जय हिंद।